हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृषि। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कृषि। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर और एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है। तो मतलब मृदा में कृषि, एग्री में एगर या फिर एग्री अर्थ का शब्द का अर्थ है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। तो इसलिए एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है? कृषि करना। ठीक इसी प्रकार अन्य वर्ड भी बने हैं, जैसे कि सेरीकल्चर। सेरी मतलब क्या होता है? रेशम। कल्चर मतलब सेरम का उत्पादन, रेशम का उत्पादन। पिशीकल्चर मतलब क्या होता है? पिशी मतलब मछली होती है, तो मत्स्य पालन जो होगा पिशीकल्चर कहलाएगा। विटीकल्चर मतलब क्या होता है? अंगूरों। विटी मतलब द्राक्षा कृषि, इसको हिंदी में कहते हैं, अंगूरों की खेती को विटीकल्चर। और हार्टिकल्चर क्या होता है कि जो सब्जी और फल फूलों की खेती होती है उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। कृषि के प्रकार विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। देखते हैं निर्वाह कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो निर्वाह कृषि में क्या क्या है? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिवार इसमें काम करता है, पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त होती है, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है उसका कम यूज किया जाता है, बहुत कम स्तर का, और श्रम पूरे परिवार का होता है, उपज कम होती है। तो ये निर्वाह कृषि कहलाती है। निर्वाह कृषि को हम 2 भागों में बांटते हैं, पुनः गहन निर्वाह कृषि में बांट देते हैं और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है कि कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसल उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल इनकी होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल होता है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होता है। तो जो झूम कृषि हो गई, स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार होती है, और पशुचारण शामिल होता है आदिम निर्वाह कृषि में। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि अमेजॉन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत, यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें प्रचलित है। ये वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं, जहाँ वर्षा और वनस्पति बहुत ज़्यादा होती है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, मतलब एक जगह कृषि करेंगे, वहाँ पेड़ों काटेंगे, फिर उसको जलाएंगे, फिर वहाँ कृषि करेंगे, फिर यही प्रोसेस कहीं और करते हैं। क्या आप जानते हैं कि झूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम है, जैसे कि झूमिंग या झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील में कहा जाता है और लदांग मलेशिया में। तो स्थानांतरित कृषि लदांग कहाँ कही जाती है? मलेशिया में कही जाती है। रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, और झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, ये सब स्थानांतरित कृषि के नाम हो जाते हैं। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, जैसे कि राजस्थान और जम्मू तथा कश्मीर में प्रचलित हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। मतलब कि पशु के चारे के लिए और पानी के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्ति अपने पशुओं के साथ घूमते हैं तो चरवासी पशुचारण उसी के कहा जाता है। और ये सहारा के अर्धशुष्क प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में और मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में प्रचलित होता है, जैसे कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर या लद्दाख। वाणिज्यिक कृषि, अब दूसरा प्रकार आ गया वाणिज्यिक कृषि। अभी तक हमने क्या पढ़ा? निर्वाह कृषि, उसमें 2 प्रकार पढ़े, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें क्या होता है कि फसल उत्पादन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, मतलब पूंजी अधिक होती है आपके पास, धन उसमें अधिक लगाया जाएगा। कृषि क्षेत्र अधिक होता है, मतलब कि कृषि का क्षेत्र अधिक होता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, और चूँकि वाणिज्यिक कृषि है इसलिए अधिकांश कार्य जो है मशीनीकरण, मतलब इसमें उचित जो मशीनीकरण है उसका प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। इसके 3 भाग हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज उगाए जाते हैं, जैसे कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार होती है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसके बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है।
उत्पाद का प्रसंस्करण खेती पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। मतलब कि इसका जो प्रसंस्करण है, इसका जो चेंज बनता है, जैसे कि चाय उगाई जाती है तो चाय पत्ती जो बनेगी, कहवा से जो कॉफ़ी पाउडर बनेगा वह आसपास के ही क्षेत्रों में होता है, वहीं कारखाना बनाया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन और जल के विकास की अनिवार्यता होती है, परिवहन और जल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। मलेशिया में खड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है। तो मलेशिया में ये कुछ पता नहीं क्या है, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब कुछ फसल दिए गए हैं, जैसे कि चावल हो गया। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में उगाया जाता है और वहाँ का मुख्य आहार है। इसके लिए उच्च तापमान, आर्द्रता भी अधिक चाहिए और वर्षा की आवश्यकता भी अधिक होनी चाहिए। यह फसल चोकायुक्त जलोढ़ मृदा में अधिक होती है, जिसमें जल रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है, वहाँ सर्वोत्तम ढंग से होती है। चीन चावल में उत्पादन में अग्रणी है, इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। आगे देखते हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट राज्य हो गया, जहाँ वर्षा अधिक होती है और मिट्टी भी अच्छी है, वहाँ एक ही साल में 3 बार चावल की ही फसल उगाई जाती है। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन के समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। मतलब कि जब बोया जाता है और जब बढ़ने का समय होता है तो वर्षा और जो तापमान होता है वो मध्यम चाहिए, काटने का समय तापमान बहुत तेज़ चाहिए, धूप ज़्यादा होनी चाहिए। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वाधिक होता है। तो मतलब जो दोमट मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा अच्छे से गेहूँ होता है। गेहूँ में टॉप पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी इसमें आते हैं। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट्स देख लेते हैं, मोटे अनाज। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसल हैं जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो मिलेट में क्या होता है कि वर्षा भी कम चाहिए, तापमान उच्च या मध्यम हो और सूर्य प्रकाश भी आवश्यकता अनुसार ही चाहिए, ज़्यादा न कम न ज़्यादा। ज्वार, बाजरा, रागी इसके उदाहरण हैं और भारत जो है मिलेट्स उत्पादन में नंबर 1 पे पाया जाता है। मक्का देख लेते हैं। इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मध्यम तापमान और वर्षा और धूप अधिक होनी चाहिए। इसके लिए भी उपजाऊ मृदा और जो सुअपवाहित, तो मतलब पानी अच्छे खासे निकल सके, ऐसा ना हो पानी जमा हो जा। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। कपास देख लेते हैं। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, तापमान हाई चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन, मतलब कि लगभग साल भर में 200 से 210 पाला रहित दिन चाहिए और तेज़ चमकीली धूप की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चाइना, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र में इसको उगाया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पटसन, जिसे गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा कहा जाता है और भारत में नहीं, बांग्लादेश में सर्वाधिक होता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफ़ी देख लेते हैं। कॉफ़ी भी गर्म और आर्द्र जलवायु और सुप्रवाहित दोमट मृदा में आवश्यक होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक प्रयुक्त, तो पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है कॉफ़ी के लिए। ब्राज़ील कॉफ़ी सबसे अच्छी कॉफ़ी ब्राज़ील में मिलती है, सबसे अग्रणी उत्पादक भी है। फिर कोलंबिया और भारत भी है। चाय देख लेते हैं। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसके लिए भी क्या चाहिए कि ऐसे ही जो पर्वतीय मृदा है उसके ढाल वाली पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब कि धूप, ठंडी जलवायु चाहिए, इसके लिए धूप कम होनी चाहिए और वर्षा ऐसा ना हो कि हर समय ज़्यादा या कम हो, समवितरित मतलब कि लगभग एक ही समान उच्च वर्षा होनी चाहिए। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। मतलब कि दोमट मिट्टी होनी चाहिए और ढाल मंद होना चाहिए, पानी रुके ना। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रमिक की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी फसल इंपॉर्टेंट थे। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।